हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आपके बायोलॉजी की कक्षा में अपना लेसन नंबर फर्स्ट चल रहा है बेटा। और फर्स्ट लेसन में एक रोज़ मैंने आपको वर्गकी के विभिन्न पदानुक्रम अथवा टैक्सोन के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि किसी जंतु अथवा पादप का वर्गीकरण करते समय 7 पदानुक्रमों का उपयोग करते हैं, यानी कि किसी जंतु अथवा पादप का वर्गीकरण 7 पदों के तहत किया जाता है। तो बेटा उसी क्रम में आज आपके सामने एक प्रश्न लेके उपस्थित हुआ हूँ। पौधे तथा प्राणियों का उचित उदाहरण देते हुए वर्ग की पदानुक्रमों का चित्रण कीजिए। ये बेटा आपके सिलेबस का प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कई बार ये अर्धवार्षिक पेपरों में 2 नंबर का प्रश्न आ चुका है। बेटा इस प्रश्न में अपन को एक टेबल बनानी पड़ेगी, सारणी, और उस सारणी में 2 जंतुओं का और 2 पादपों का बेटा वर्गकी के पदानुक्रमों के अनुसार वर्गीकरण अपन को लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्योरली बेटा रटने का प्रश्न है। ठीक है, फिर भी आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए आप, तो बेटा टेबल में अपन को कुल 5 कॉलम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो अपन लिखेंगे वर्गकी के विभिन्न पदानुक्रम। तो इसमें तो बेटा अपन 7 के 7 पदानुक्रमों के नाम लिख देंगे। ठीक है ना। अब अपन को बेटा 2 जंतुओं और 2 पादपों के बारे में, है ना। तो 2 जंतु कौन कौन से ले रहा हूँ? एक तो मैंने मानव ले लिया और दूसरा मैंने घरेलू मक्खी ले लिया, घरेलू मक्खी। ऐसे ही बेटा मैं 2 पादपों के बारे में ले रहा हूँ। ठीक है ना। पादप कौन कौन से ले रहा हूँ बेटा? ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। ये जो टेबल मैं आपके सामने बना रहा हूँ आपकी बुक में बनी हुई है। ठीक है, तो एक तो बेटा मैं आम ले रहा हूँ और एक दूसरा पादप जो मैं ले रहा हूँ वो गेहूँ है। अब अपन को क्या करना है बेटा? आपके सामने, ठीक है ना, मैंने 2 जंतुओं के और 2 पादपों के नाम लिख दिए हैं। अब वर्गकी के विभिन्न पदानुक्रमों के अनुसार इन दोनों जंतुओं तथा दोनों पादपों का संपूर्ण वर्गीकरण अपन को इस टेबल के अंतर्गत लिखना है। सो बेटा ध्यानपूर्वक सुने। तो देखो, सबसे पहले तो मैं वर्गकी के विभिन्न पदानुक्रमों को क्रम से लिख रहा हूँ पहले पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला पद कौन सा होता है? जगत। जगत के बाद दूसरा पद कौन सा होता है? संघ। संघ के बाद में तीसरा पद कौन सा होता है? वर्ग। उसके बाद में बेटा गण। गण के बाद में कौन सा होता है? कुल। कुल के बाद में कौन सा होता है? वंश। वंश के बाद में कौन सा होता है? जाति। ये मैंने वर्गकी के विभिन्न पदानुक्रमों को क्रमशः आपके सामने लिख दिया, है ना। अब जगत की बात करते हैं, तो आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुन लो। देखो बेटा, जंतुओं को जंतु जगत में और पादपों को पादप अथवा वनस्पति जगत में रखते हैं। तो 2 तो प्राणी हैं और 2 पादप हैं। ठीक है ना। तो देखो, मानव और घरेलू मक्खी को तो अपन प्राणी जगत में रख देंगे। दोनों के सामने क्या शब्द आ जाएगा? प्राणी। और आम और गेहूं को अपन वनस्पति अथवा पादप जगत में रख देंगे। एक काम खत्म हो गया।
एक बात और आप सुन लीजिए, अब आ गए बेटा अपन किस पे, संघ पे, ठीक है ना। तो मानव के संघ का नाम कशेरुकी प्राणी है ये, तो कशेरुकी लिख दिया, क्योंकि इसमें रीढ़ की हड्डी अथवा नोटोकॉर्ड पाई जाती है, जबकि घरेलू मक्खी का संघ एकशेरुकी होता है। एकशेरुकी, क्योंकि इनके अंदर रीढ़ की हड्डी एब्सेंट होती है। अब आ गए बेटा अपन वर्ग पे। मानव का वर्ग जहाँ तक है आप सब जानते होंगे, स्तनधारी, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैमेलिया, तथा घरेलू मक्खी के वर्ग का नाम इंसेक्टा। क्या नाम है, इंसेक्टा। ये घरेलू मक्खी का वर्ग हो गया। अब आइए बेटा गण पे। तो मानव के गण का नाम क्या है, प्राइमेट, ये लिख दिया, प्राइमेट है बेटा। और घरेलू मक्खी के गण का नाम क्या है, डिप्टेरा, याद रखना पड़ेगा, डिप्टेरा, ठीक है। उसके बाद अपन कुल पे आ गए। होमोनिडी, मनुष्य के कुल का नाम क्या होता है, होमोनिडी, ठीक है ना। और बेटा घरेलू मक्खी के कुल का नाम म्यूसडी, क्या नाम होता है, म्यूसडी। ये घरेलू मक्खी के कुल का नाम है। तो कुल तक का वर्गीकरण अपन ने पूरा का पूरा लिख दिया, है ना। अब मानव के वंश का नाम लिखेंगे होमो, और जाति का नाम लिखेंगे सैपियंस। तो ये आपके मनुष्य का संपूर्ण वर्गीकरण वर्गकी के विभिन्न पदानुक्रमों के अकॉर्डिंग पूरा हो गया। ऐसे ही अब अपन घरेलू मक्खी का पूरा कर देते हैं। मस्का डोमेस्टिका, मस्का तो इसके वंश का नाम हो गया, और डोमेस्टिका इसकी बेटा जाति हो गई। तो कुल मिलाकर के अपन ने दो जंतुओं का वर्गीकरण वर्गकी के विभिन्न पदानुक्रमों के अकॉर्डिंग कर दिया। यहाँ पे आपको एक बात और सीखनी है। देखो, द्विनामकरण पद्धति के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी जंतु अथवा पादप का नाम लिखते समय दो शब्द लिखे जाते हैं, जिसमें प्रथम शब्द उसके वंश का और दूसरा शब्द उसकी जाति का होता है ना। तो आप क्या मुझे अब इनको देख के नहीं बता सकते कि मानव का नाम क्या होगा वैज्ञानिक, होमो सैपियंस। मैंने क्या किया बेटा, वंश और जाति के नाम को मिला के लिख दिया। ऐसे ही आप घरेलू मक्खी पे आ जाइए। घरेलू मक्खी का नाम क्या होगा, घरेलू मक्खी का नाम मस्का डोमेस्टिका होगा, ठीक है ना। ये इनके वानस्पतिक नाम हैं। अब बेटा दो जंतुओं के पश्चात अब अपन को दो पादपों का वर्गीकरण करना है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने दो पादप कौन कौन से चुने हैं, एक तो आम चुना है और दूसरा गेहूँ। तो बेटा आप ध्यान से सुन लें, आम का वैज्ञानिक नाम होता है मेंजीफेरा इंडिका, और गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ये एक्चुअल में मैंने इनके वंश और जातियों के नाम लिख दिए। चलो इनको बोर्ड पे भी लिख देता हूँ। तो आम में क्या लिखूँगा, मेंजीफेरा, और जाति में क्या लिख दूँगा, इंडिका।
मेंजीफेरा और जाति में इंडिका। गेहूं का भी देख लीजिए, गेहूं में क्या क्या लिखूंगा, वंश का नाम तो लिखूंगा ट्रिटिकम, और जाति का नाम क्या लिखूंगा एस्टिवम। ये अपन ने टेबल के 3 स्टेप खत्म कर दिए, ठीक है ना। अब आगे चलिए। अब पहले अपन को आम का संग लिखना है, तो बेटा आम भी और गेहूं भी दोनों आवृत बीजी पादप हैं, तो दोनों में अपन आवृत बीजी पादप लिख देंगे, ठीक है। अब आ गए वर्ग पे, तो आम तो द्विबीजपत्री होता है और गेहूं एक बीजपत्री होता है। द्विबीजपत्री और गेहूं को क्या लिख देंगे एक बीजपत्री, ठीक है बेटा। आगे चलिए। अब अपन आ गए किस पे, गण पे। गण पे आ गए बेटा। आम का गण लिखना है अपन को सेपेंडेल्स। क्या गण है इसका, सेपेंडेल्स। लिख देता हूं सेपेंडेल्स। और बेटा इसका गण होता है पोएल्स। इसके कुल का नाम होता है एनाकार्डियेसी। और बेटा गेहूं के कुल का नाम क्या होता है पोएसी या ग्रेमनी। तो इस तरह बेटा ये पूरा का पूरा प्रश्न आपके सामने मैंने बोर्ड पे ख़त्म कर दिया, ठीक है। ये टेबल आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी। वैसे एक बात बता देता हूँ बेटा, 3 चीज़ तो आपको पहले से याद होनी चाहिए, क्योंकि देखो चाहे आप जंतु पढ़ रहे हैं चाहे आप पादप पढ़ रहे हैं, एक तो आपको उनका वैज्ञानिक नाम याद होना चाहिए, क्योंकि बेटा यदि आपको उनका वैज्ञानिक नाम याद होगा, ठीक है, तो आप ना उनके वंश और जातियों के नाम आसानी से लिख पाएंगे। और दूसरी बात, जगत बहुत सरल है। यदि जंतु हैं तो जंतु जगत में, यदि प्राणी हैं तो प्राणी जगत में। तो कुल मिलाकर के जो टेबल मैंने आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे बनाई है ये अति इम्पोर्टेंट है। कक्षा 11 में ये प्रश्न यूं का यूं ही पूछा जाता है। पौधे तथा प्राणियों का उचित उदाहरण देते हुए वर्ग की के विभिन्न पदानुक्रमों के अनुसार इन्हें आरेखित कीजिए। तो बेटा उस केस में आपको ये टेबल पूरी की पूरी याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज का एक टॉपिक अपन ने ख़त्म कर लिया। अब मेरी बात आगे सुनो। एक रोज़ बेटा मैंने आपको वानस्पतिक संग्रहालय और वानस्पतिक उद्यानों के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। तो आज उसी में अपन पढ़ रहे हैं। देखो जीके की भी प्रश्न है, आपके सिलेबस के भी प्रश्न हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनना। देखिए भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान याद रखना पड़ेगा, भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कौन सा है वो अपन को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कहाँ पे है ये, शिवपुर
हावड़ा कलकत्ता। कंपटीशनों में भी बहुत पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है, तो आपको लिखना पड़ेगा शिवपुर, हावड़ा, कलकत्ता। ठीक है बेटा, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन। दूसरे पॉइंट पर आइए, संसार का सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन, संसार का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान, संसार का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, क्यू, इंग्लैंड। क्या नाम बोला बेटा मैंने? रॉयल बॉटेनिकल गार्डन। जगह का नाम क्या है? क्यू। और ये किस देश में स्थित है? इंग्लैंड में। तो बेटा दो इम्पोर्टेंट चीज़ें तो मैंने आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिख दी। अब एक लास्ट आपको इसी क्रम में मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे अपन? भारत का नेशनल बॉटेनिकल गार्डन, चाहे नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारत का नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो कई बार बच्चे गलती कर देते हैं और गलती करते हुए बेटा इसे बता देते हैं कहाँ पे? शिवपुर, कलकत्ता में। जबकि ये शिवपुर कलकत्ता में नहीं है, ये कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। तो आपको ये तीन बातें अलग अलग याद करनी पड़ेंगी। एक बार मैं इन तीनों बातों को रिपीट कर रहा हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। देखिए, सबसे पहली बात तो अपन ने पढ़ी कि भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान, क्या नाम बताया मैंने आपको? इंडियन बॉटेनिकल गार्डन शिवपुर, हावड़ा, कलकत्ता में स्थित है। दूसरा, संसार का सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन या वानस्पतिक उद्यान, तो इसमें मैंने आपको बताया रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, क्यू, इंग्लैंड। ठीक है। और भारत का नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI संस्थान कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। तो बेटा आज के इस वीडियो में आपको मैंने देखो, एक तो दो जंतुओं एवं दो पादपों का वर्गीकी के विभिन्न पदानुक्रमों के अनुसार वर्गीकरण लिखना सिखाया। और दूसरी बात बेटा, दूसरी चीज़ आपको मैंने भारत के और संसार के सबसे बड़े वानस्पतिक उद्यानों के बारे में बताया। ठीक है ना। और एक बात आपको मैं कह देता हूँ कि एक दो दिन में जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ना चाह रहे हैं या जो वीडियो में लगातार इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए जो चीज़ मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीज़ नोट्स के रूप में बाज़ार में अवेलेबल है। ठीक है। तो आप ध्यानपूर्वक पहले तो वीडियो को देखें और उसके बाद में सीट से उस चीज़ विशेष का अध्ययन करें। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।